गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम धनिया था। धनिया के 7 बेटे थे। धनिया एक सेठ की दुकान में काम किया करता था। धनिया के 7 बेटे धनिया के साथ हर दिन काम करने जाते थे और मन लगाकर सेठ की दुकान में काम करते थे। सेठ की दुकान काफी अच्छी चलती थी। सेठ को पता था कि धनिया अनपढ़ और भोला है और गरीबी के चलते उसने अपने किसी भी बेटे को नहीं पढ़ाया। वह सभी हिसाब किताब में काफी कच्चे थे, इसलिए पूरे दिन की मजदूरी में सेठ धनिया को एक सेर जो दे देता, धनिया उसे लेकर घर आ जाता। लेकिन धनिया और उसके बेटों का इतने से अनाज से पेट नहीं भरता था। लेकिन जो होता था, रूखी सूखी खाकर वह सभी अपना पेट भर लिया करते थे। गरीब धनिया की हालत बहुत खराब थी क्योंकि वह बहुत गरीब था। एक झोपड़ी में ही वह अपने 7 बेटों के साथ रहता था। एक दिन धनिया सेठ की दुकान से दिन की मजदूरी करके अपने घर बेटों के साथ आ रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बूढ़ी औरत ने धनिया को रोका। रुको धनिया, कहाँ जा रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे घर की हालत बहुत खराब है। तुम्हारे घर में कोई स्त्री नहीं होने के कारण तुम्हारे घर में काफी परेशानी हो रही है। मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का एक हल है। देखो धनिया, तुम अपने बड़े बेटे की शादी कर दो, जिससे तुम्हारे घर में एक बहू आ जाएगी। तुम्हारे घर की आधी मुसीबत तो वैसे ही हल हो जाएगी। अरे क्या बताऊं माँ जी, मेरे बड़े बेटे की शादी हो चुकी है। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है। इतना गरीब हूं कि मैं मेरा और मेरे बेटों का भी पेट नहीं भर पा रहा हूं। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे करूंगा? एक ही झोपड़ी में बहू बेटे और हम बच्चों के साथ कैसे रह पाएंगे? किसान ने कई दिनों तक बूढ़ी माँ की कही हुई बातों के बारे में सोचा और बहुत सोचने के बाद उसने उसके बेटे को बहू लाने के लिए उसके ससुराल भेज दिया। धनिया का बेटा उसकी पत्नी को घर ले आता है और अपने काम पर निकल जाता है। उधर धनिया की बहू सिया अपने ससुराल की तरफ देखती है और देखकर दंग रह जाती है और वहीं दरवाजे पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? क्या यही मेरा ससुराल है? पर सिया, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। अब रहना तो यही पड़ेगा। अब यही मेरा घर है और यहाँ रहने वाले सभी लोग मेरा परिवार है। सिया यह सब सोचते हुए अपने आंसू साफ करके उठ खड़ी होती है और उसे झोपड़ी को अपना घर बनाने में लग जाती है। वह घर का सारा काम कर देती है, घर को पूरा साफ कर देती है, पानी भरकर लाती है और शाम का खाना बना देती है। लेकिन घर में अनाज ज्यादा नहीं होने के कारण बहुत कम खाना बनता है। शाम को सभी घर आते हैं। अरे भाई, यह तो हमें अपना घर नहीं लग रहा। भाभी ने तो आते ही पूरा घर संभाल लिया। लगता है अब हमें खाना नहीं बनना पड़ेगा, न बर्तन धोने पड़ेंगे और न ही कपड़े धोने पड़ेंगे। अब हम आराम से काम करने जा सकते हैं और जब लौट कर आएंगे तो गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा। घर में जितने अनाज थे, सिया ने उन सभी का भोजन बना दिया था। लेकिन अनाज नहीं होने के कारण भोजन कम बना था, इसलिए वह सारा भोजन खत्म हो गया और सिया उस रात भूखी ही सो गई। अगले दिन जब वह उठी, पड़ोस में जाकर उसने अपना एक जेवर वहां दे दिया और बदले में अनाज ले आई। लेकिन उसने सोचा, मैं हर थोड़े दिन में ऐसा तो नहीं कर सकती। अगर मैंने एक एक करके सारे जेवर बेच दिए तो उसके बाद यह घर कैसे चलेगा? अगर यह सभी काम करने जा रहे हैं तो फिर इतनी मुसीबत क्यों आ रही है कि घर में अनाज ही नहीं है, राशन पानी ही नहीं है। मुझे ही कुछ करना होगा। यह सारी बातें सोचते हुए सिया ने सारा खाना बना दिया। सभी लोग खाना खाकर काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी सिया अपने ससुर जी के पास जाती है और कहती है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ मेरी बच्ची, बोल, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? बात ऐसी है कि आज आप जब काम पर जाएंगे तो शाम को लौटते वक्त सेठ से बात करना कि जो मजदूरी आप हमें देते हैं उससे हमारा घर नहीं चल पा रहा है। आप हमारी मजदूरी बढ़ाइए। अरे बहू, वह सेठ बड़ाड़ ही निर्दय और कठोर है। अगर उसने हमें उसके काम से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? अभी जैसे तैसे चल तो रहा है। अरे पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। आप बस कह दीजिएगा, बाकी तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा।
ठीक है बेटा, तुम कहती हो तो मैं आज बात कर लूंगा। किसान जब सेठ से बात करता है तो सेठ उसे 1 सेर की जगह 3 सेर अनाज दे देता है। अब हर दिन सेठ धनिया को 3 सेर अनाज दिया करता था। कई दिन बीत जाते हैं। सभी लोगों की जिंदगी खुशी खुशी गुजर रही थी, लेकिन सिया के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। एक दिन फिर से सिया उसके ससुर जी के पास आई और बोली, पिताजी, आज फिर आप सेठ से बात करना कि जितना अनाज वह दिन की मजदूरी का देता है उससे हमारा घर नहीं चल रहा है। हमारी मजदूरी में और बढ़त की जाए। अरे बहू, पिछली बार भी मैं तुम्हारी बात मानकर सेठ से बात की थी। वह तो भगवान का शुक्र है, उन्होंने काम से नहीं निकाला और हमारी मजदूरी में बढ़त कर दी थी। लेकिन इस बार अगर सेठ को गुस्सा आ गया और उसने काम से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस कह देना। ठीक है बेटी, मैं जाकर बात करता हूं। यह बहू को न जाने क्या हो गया है। पिछली बार भी सेठ से बात करने को कहा था और सेठ ने खुशी खुशी अनाज बढ़ा दिया था, लेकिन इस बार सेठ को कहीं गुस्सा आ गया और सेठ ने धक्का देकर काम से निकाल दिया। तो कहाँ जाएंगे? सेठ की दुकान से ही तो घर चलता है। अगर सेठ ने भी निकाल दिया तो घर कैसे चलेगा? लेकिन क्या करूं? बहू ने कहा है तो उसकी बात भी रखनी पड़ेगी। एक बार बात तो करके देखना ही होगी। धनिया सेठ की दुकान पर पहुंच गया। पूरा दिन मजदूरी की और शाम को घर आने से पहले सेठ से बात की। सेठ ने फिर से धनिया की बात मान ली और धनिया को 6 शेर अनाज रोजान देने लगा। धनिया उसे लेकर खुशी खुशी घर आ जाता और उसकी बहू को थमा देता। उसकी बहू 6 शेर अनाज देखकर बहुत खुश होती थी। कई दिन बीत जाते हैं। सिया फिर से अपने ससुरजी के पास आती है और कहती है, इस तरह सेठ धनिया को 10 सेर अनाज हर दिन देने लग जाता है। सभी लोगों की जिंदगी खुशी खुशी गुजर रही थी। पिताजी, आज आप काम पर मत जाइए। पास के गांव में मंडी लगी है। मैंने 1 साल में बहुत अनाज इकट्ठा कर लिया है। उसे जाकर मंडी में बेच आइए और वहीं कहीं पर एक दुकान ले लेना, जिससे कि आपको किसी सेठ के यहाँ गुलामी नहीं करनी पड़ेगी और हमारा घर परिवार भी अच्छे से चलेगा। अरे बहू, ये तुमने कब कर लिया? अगर मैंने अनाज बेचकर अपनी दुकान कर ली तो सेठ को बहुत गुस्सा आएगा। पिताजी, आप उस सेठ के गुलाम नहीं हो। आप जाइए और मंडी में अनाज बेच दीजिएगा। सिया की बात मानकर धनिया अनाज लेकर चला जाता है और अपने बेटे को भी साथ ले जाता है। धनिया मंडी में अनाज बेचकर एक दुकान खरीद लेता है और खुशी खुशी अपनी दुकान चलाता है। उस दुकान से उनके घर में पैसों की बारिश हो गई और सिया ने अपने ससुरजी से कहकर थोड़ा अच्छा सा घर ले लिया। एक दिन सिया के ससुरजी दुकान बंद करके घर आए तो सिया ने उन्हें देखकर कहा, पिताजी, आप जब भी अपनी दुकान मंगल करके घर आते हो तो रास्ते में आपको जो भी मिले वह हर दिन ले आया करिए, क्योंकि खाली हाथ आना शुभ नहीं होता है। सिया बड़ी संस्कारी बहू थी। सभी घर के लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। सिया के ससुरजी भी सिया का कहा नहीं टालते थे। इसलिए जब वह शाम को दुकान मंगल करके घर की तरफ आते हैं तो कुछ ना कुछ हर दिन लेकर आते हैं। एक दिन जब धनिया अपने घर की तरफ आ रहा था, उसे रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दिया जिसको वह अपने घर ला सके। तभी उसकी नजर एक मरे हुए सर्प पर गई। बहू कह रही थी, हर दिन घर आते समय कुछ ना कुछ घर ले जाना है, परंतु आज कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन यह सर्प मिला है। इसी को ले जाता हूं। खाली हाथ जाऊंगा तो बहू बहुत नाराज होगी। धनिया उसे उठा लेता है और अपने घर ले आता है। यह क्या है पिताजी? बहू, आज मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसे मैं घर ला सकूं। तभी रास्ते में यह मरा हुआ सांप दिखा तो मैं ले आया। अगर खाली हाथ आता तो तुम नाराज हो जाती। हाँ, कोई बात नहीं, लाइए, ये मुझे दे दीजिए। सिया उस सांप को लेकर उसकी छत पर फेंक देती है। कुछ दिन बाद गांव में हलचल मचती है कि महल की रानी का हीरो का एक हार चील उड़ाकर ले गई। चील जब हीरो का हार उड़ाकर ले जा रही थी, तभी चील की नज़र धनिया की छत पर पड़ती है। चील ने अपने पंजों में दबा हुआ हीरो का हार धनिया की छत पर छोड़ दिया और वहां से मरे हुए सांप को उठाकर ले गई। अगले दिन सुबह जब सिया कपड़े सुखाने छत पर गई तो देखती है कि हीरो का हार वहां पड़ा है। सिया ने हीरो का हार छत से उठाया और घर में लाकर छुपा दिया और जाकर अपने ससुरजी से कहने लगी, पिताजी, कुछ देर में गांव में राजा के सैनिक आएंगे जो हर घर जाकर पूछेंगे
कि किसी ने हीरो का हर देखा है तो बता दे। तब आप उन सैनिकों से कहना कि वह हीरो का हर आपने देखा है। अरे बहू, तुम पागल हो गई हो। मैंने तो कोई हार नहीं लिया, और अगर मैंने ऐसा कहा तो राजा मेरी गर्दन काट देगा। पिताजी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप बस जितना मैं कह रही हूं, आप राजा के दरबार में जाकर कह देना। ठीक है बहू रानी, तुम जैसा जैसा कहती हो मैं राजा के दरबार में जाकर कह दूंगा। जब सैनिक गांव में आए तो हर घर हार की तलाश में पहुंचे। जब धनिया का घर आया तो धनिया से पूछा कि क्या उसने हार देखा है। तभी धनिया ने कहा कि हाँ, लेकिन मैं सिर्फ राजा को ही यह बात बताऊंगा। इसलिए धनिया को सैनिक उनके साथ दरबार में ले गए और वहां जाकर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा जी, मैंने आपकी पत्नी के हीरो का हार देखा है, लेकिन मैं आपको उस हार का पता तभी बताऊंगा जब आप मेरी एक बात मानोगे। बोलो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। बस वह हार मेरी पत्नी का बड़ा ही प्रिय है, इसलिए मुझे उस हार का पता बता दो। हुकुम, मुझे आपसे कोई धन दौलत की चाह नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि इस बार जब दिवाली आए तो दिवाली के रात में किसी के घर दीपक नहीं जलना चाहिए। हीरो का हार राजा की पत्नी के लिए अनमोल था, इसलिए राजा ने धनिया की शर्त को मान ली और पूरे गांव वालों को यह आदेश दे दिया कि इस बार दिवाली पर कोई दीपक नहीं जलाएगा। उधर धनिया ने उसे हार का पता बता दिया, जैसा कि धनिया को सिया ने बताया था। जब दिवाली आई तो पूरे गांव में अंधेरा था, यहाँ तक कि राजा के दरबार में भी अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन सिर्फ धनिया का घर ऐसा था जो दीपक से जगमगा उठा था। दिवाली पर जब लक्ष्मी देवी गांव में आई तो देखा पूरे गांव में अंधेरा है। फिर उन्होंने देखा कि धनिया के घर में बहुत उजाला है, पूरे घर में दीपक जले हुए हैं। इसलिए उन्होंने धनिया के घर में जाना उचित समझा और वह धनिया के घर में चली गई। कहते हैं लक्ष्मी जी वही वास करती है जिस घर में अंधेरा नहीं हो, हर घर के कोने कोने में उजाला हो। अगले साल दिवाली आने से पहले धनिया के पास बहुत धन हो गया, जो उसे संभाले ना संभला। कहते हैं औरत घर की लक्ष्मी होती है, और जिस घर में औरत की इज्जत होती है, लक्ष्मी जी भी उसी घर में वास करती है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, उसे कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए।